हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का जोशीला वतन की इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं जयपुर की उन जानी मानी हस्तियों से जिन्होंने अपनी काबिलियत और कुशल व्यक्तित्व के बल पर नई कहानियाँ लिखी हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं एक ख़ास मेहमान से जो बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हैं। ये सेल्फ टॉट फेदर आर्टिस्ट हैं अदिति अग्रवाल। इन्होंने बहुत ही यूनिक आर्ट फॉर्म पक्षियों के पंखों पर चित्रकारी करने की कला में महारत हासिल की है। वेलकम टू आवर शो अदिति। थैंक यू पूनम जी, नितेश जी और जोशीला वतन चैनल को जिन्होंने मुझे अपने ऑडियंस से आज रूबरू होने का मौका दिया। अदिति, आप एक सेल्फ टॉट फेदर आर्टिस्ट हैं। आपने ये कला कब से सीखी, कब से आपकी इसकी तरफ रुझान हुआ? क्या आप बचपन से ही ये सब कर रहे थे? अपने बारे में बताएं। बचपन से मुझे ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और बनाते बनाते अपनी स्किल्स मैंने फाइंड करी। पर उसके बाद मैं साइंस की तरफ चली गई और मैंने ग्रेजुएशन मेरी साइंस के अंदर की और इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स किया है और फाइन आर्ट्स में मैंने मास्टर्स किया है। फिर उसके बाद नेचुरोपैथी में भी डॉक्टरेट की है। पर मेरे फादर को था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि आपके अंदर एक आर्ट है, स्किल्स हैं, तो उसको वेस्ट क्यों किया जाए। तो इसकी वजह से मैं आर्ट के अंदर आई और फिर इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और वहाँ से फिर मैंने चारकोल में अपनी शुरुआत की। पहले चारकोल में एग्जीबिशंस भी करी, फिर एग्जीबिशंस करते करते कुछ आइडियाज़ आए। आइडियाज़ के साथ फिर मैंने फेदर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और इस तरीके से फेदर आर्ट का जन्म हुआ। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग अदिति। मतलब इट्स क्वाइट नैरेटिव। मतलब आप एक साइंस स्ट्रीम से थी, मतलब आप एकेडमिकली काफ़ी इंक्लाइन थी, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी की है और बहुत डाइवर्स पढ़ाई की है। अगर हम देखते हैं तो पहले साइंस के बाद फिर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, फिर डॉक्टरेट इन नेचुरोपैथी एंड योगा, and then diplomas and further studies in architecture and interior designing. My goodness, have I still left something? No. Or then you have carved your niche in this field which is feather painting. तो ये क्या था? ये पैशन था, ये जुनून था, या ये कोई मोटिवेशन था पेरेंट्स का? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके, हम लोग सभी मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी में हम जो भी कुछ होते हैं उसमें उस पूरी पर्सनालिटी को, उस शख्सियत को बनाने में, निखारने में पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ आज जिस मुकाम पर मैं हूँ उसके ऊपर उसका जो सारा क्रेडिट है मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगी। उनका सपोर्ट हमेशा मुझे रहा है और जहाँ भी एग्जीबिशंस होती हैं मेरे पेरेंट्स या मेरी मदर मेरे साथ रहती है, पूरा सपोर्ट मिला है। मेरा ब्रदर है, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ के अंदर। आपके ब्रदर आपसे छोटे हैं? मेरे एल्डर ब्रदर है। एल्डर ब्रदर, हाँ। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे और आज जो भी मैंने अचीव करा है इस लाइन के अंदर वो उन्हीं का क्रेडिट है सारा। और मोटिवेशन कहाँ से आया इस फील्ड को चुनने का? मोटिवेशन आप ये कह लीजिए कि स्किल्स थी, फिर पुश करने वाले मेरे फादर थे और मोटिवेशन फिर उसके बाद जब एग्जीबिशंस करी तो एग्जीबिशंस में इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले आर्ट को लेके कि आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, आप इसको आगे परस्यू करें। तो वो आगे परस्यू करने के लिए वो जो उनके कमेंट्स थे वो मुझे मोटिवेशन के तौर पे काम करा और फिर इस तरीके से मैं आगे बढ़ी। फेदर्स पे पेंटिंग, ये शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना है या पहली बार देखा है। जब मैंने आपके वर्क को देखा, जब मैंने उसको जाना, ये बहुत ही खूबसूरत कला है। ऐसा कहीं और कहीं देखा नहीं, या किसी, आई डोंट थिंक सो कि कोई आर्ट स्कूल इस को पढ़ा रहा है या सिखा रहा है। तो तुम्हारा ये इस तरफ रुझान और इस कहाँ से सीखा तुमने इसको? ये इसकी जो शुरुआत हुई वो 2015 में हुई जब मैं एक एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी। उस एग्जीबिशन का जो सब्जेक्ट था वो बर्ड्स ही था। तो बर्ड्स कुछ मैंने चारकोल में बनाए। फिर उसके बाद लगा कि जब मैंने बर्ड्स ही चूज़ किया है तो व्हाई नॉट एक बर्ड का कुछ चीज़ जो आपको इजीली एनवायरनमेंट में मिल जाती है तो उसको यूज़ की जाए। तो इजीली एनवायरनमेंट में मिलने वाली चीज़ फेदर्स ही होते हैं। तो उनको कलेक्ट करना हमेशा से ही मेरी हॉबी रही है। ओके। तो फिर जब वो सामने फेदर देखा तो फिर मुझे लगा कि इसके ऊपर भी पेंट हो सकता है, तो ट्राई करके देखा जाए। तो फिर वो
एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने ट्राई किया और एग्जीबिशन भी लगाई उसकी मैंने, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मुझे लगा कि इसको आगे ले जाना चाहिए और ज़्यादा ऑडियंस के सामने इसको शो करने चाहिए मुझे। तो आई एम श्योर कि बहुत इजी तो नहीं होता होगा, क्योंकि फेदर खुद ही डेलिकेट कैनवस है और उस पर पेंट करना ये और ज़्यादा डेलिकेटली हैंडल करने वाली आर्ट फॉर्म हो गई, आई एम श्योर। तो आप कौन से कलर, कौन सी मीडियम इसमें इस्तेमाल करते हैं और कुछ खास तरह का कैनवस इसके साथ आपका जुड़ता है? नहीं, सिर्फ फेदर्स ही हैं जिनको मैं एज अ बेस लेती हूँ, और एक्रेलिक कलर्स का मैं इसके अंदर इस्तेमाल करती हूँ, और नॉर्मल जो आपके मार्केट में ब्रशेस मिलते हैं वो ही यूज़ में लिए जाते हैं। और इसके अलावा मैं कोई उसके ऊपर कोटिंग नहीं करती, किसी भी तरीके की लेयर नहीं चढ़ाती कि लोगों को लगे कि ये फिक्स हो गया है और उसके ऊपर मैं पेंट कर रही हूँ। ये आपका जैसे नेचुरल ही मिलता है वैसे ही मैं इसको एज अ कैनवस यूज़ करती हूँ, एंड देन फिर उसको फ्रेम कराया जाता है सो दैट कि लाइफ लॉन्ग अगर कोई परचेज करता है तो वो उसकी इंटैक्ट रहे फेदर्स। अगर हम फेदर्स की बात करें तो कौन सी बर्ड्स के फेदर्स आप इस्तेमाल करते हैं और कहाँ से सोर्स करते हैं? ये दो सवाल एकदम जहन में आते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात, मैं इसमें किसी भी बर्ड को हार्म नहीं करती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में लोगों को यही देखकर आता है कि आपने तो बर्ड को हार्म किया होगा तभी आप ये फेदर्स लेकर आए होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपके बाल झड़ते हैं वैसे बर्ड्स के फेदर्स भी झड़ते हैं। तो फेदर्स जो आपके नीचे पड़े हुए हैं मैं उन्हीं को ही कलेक्ट करती हूँ और उन्हीं को ही फिर इस्तेमाल करती हूँ अपनी पेंटिंग्स के अंदर, और फिर उनको धोया जाता है। क्लीनिंग इम्पोर्टेंट है। क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता नहीं है वो आप कहाँ से उठा रहे हैं, और कुछ भी पेस्टिसाइड्स, कुछ भी इंसेक्ट्स उसके अंदर हो सकते हैं, तो वो उसको ख़राब ना कर दे। आपकी पेंटिंग जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है वो ख़राब नहीं हो जाए, तो आपको उसको क्लीन करना पड़ता है। देन आयरनिंग होती है उसकी, एंड देन फिर उसके बाद आप उसको पेंट में यूज़ करते हैं। तो मैंने फिर पेंट करने के बाद उसको कुछ आप फ्रेम कराते हैं, या क्योंकि उसको फिर प्रिजर्व करना, क्योंकि वो उस पर तो अब वो अपने आप में एक मास्टरपीस क्रिएट हो गया, तो वो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए फ्रेमिंग की जाती है, ग्लास फ्रेमिंग की जाती है, और वो वैसे ही इंटैक्ट रहता है हमेशा के लिए। उसमें कोई ख़राबी नहीं होगी, बिकॉज एनवायरनमेंट से उसका सब कुछ कट हो गया, तो कुछ भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा जो मैंने इस्तेमाल करे हैं वो पिजन के फेदर्स हैं, बिकॉज वो बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। सेकंड, पीकॉक के फेदर्स होते हैं। पीकॉक के फेदर्स जो हम सोचते हैं कि बहुत कलरफुल होते हैं, वो टेल के परसेप्शन होता है। हाँ। तो वो टेल के फेदर्स होते हैं जो आप कलरफुल देखते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेदर्स इन पीकॉक, एक तो टेल के हो गए और एक विंग्स के हो जिनसे वो उड़ते हैं। तो जो मैं इस्तेमाल में लेकर आती हूँ वो उड़ने वाले पंख होते हैं, और वो अपना एक मीडियम बन जाता है, क्योंकि वो शायद ग्रे या लाइट कलर के रहते होंगे। हाँ, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो लेपर्ड प्रिंट का होता है, और एक ऑरेंज कलर के होते हैं, और एक ग्रेश। और हम लोग का वही परसेप्शन है कि दैट कलरफुल, यू नो, दैट वॉयलेट ब्लू कलर इज ऑलवेज देयर इन अ पीकॉक फेदर। एंड क्रो फेदर्स, अच्छा, क्रो का फेदर भी यूज होते हैं। आउल फेदर्स, हॉक फेदर्स। तो अगर डार्क कलर के फेदर होते होंगे तो फिर पेंटिंग आप लाइट कलर के लेते होंगे, या उसका बेस पहले क्रिएट करते हैं? बेस तो सब में ही क्रिएट किया जाता है, सो दैट कि वो एरिया इंटैक्ट हो जाए जहाँ पर आप पेंट कर रहे हैं। बट ये है कि बेस के अकॉर्डिंग आप पेंटिंग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी पेंटिंग इसके ऊपर निकल कर आएगी। आप जैसे एक सिंपल कैनवस हो गया आपका, उसी तरीके से इसको भी ट्रीट किया जाता है कि हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आप उसके ऊपर उसी तरीके की पेंटिंग बनाएंगे। सो लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन दैट गोज। हाँ, इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब आप कैसा सोचते हैं उससे वो सब आप फिर उसमें रंगों से उकेरते हैं, तो बहुत ही डिफरेंट है ये, बहुत ही यूनिक है। जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सबसे पहले आपने चारकोल मीडियम से अपना काम शुरू करा, तो चारकोल मतलब लेमैन की भाषा में हम कोयला समझते हैं, तो ये क्या है? Because we don't understand that art form। हाँ, चारकोल जैसे आप ग्रेफाइट देखते हैं वो ग्रे कलर का होता है। चारकोल कार्बन से बना हुआ एक मीडियम है। उसकी आपको मार्केट में पेंसिल्स भी मिलती हैं और कंप्रेस्ड फॉर्म में भी मिलता है, और वुडन स्टिक्स भी होती हैं चारकोल की जो आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। तो वो प्योर ब्लैक के रूप में काम करता है। तो इसमें मैंने शुरुआत करी थी। इसको मास्टर
किया पहले मैंने, और उसके अंदर फिर मैंने एग्जीबिशंस करी। ब्लैक एंड वाइट क्रिएशन भी इतना खूबसूरत हो सकता है, ये नामुमकिन सा लगता है, बट देन व्हेन यू आर क्रिएटिव एंड यू जस्ट कैन डू एनीथिंग विद एनी मीडियम, दैट्स सो ब्यूटीफुल। जैसे आप बता रहे थे कि आपने एग्जीबिशंस भी बहुत लगाई हैं, तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपनी सोल एग्जीबिशंस लगाएं या ग्रुप एग्जीबिशंस भी लगाएं, तो इसके बारे में आपके एक्सपीरियंसेस बताइए कि आपकी फेदर पेंटिंग की और चारकोल मीडियम्स की आपकी किस चीज़ की एग्जीबिशंस ज़्यादा लगाई और कैसा रिस्पॉन्स रहा? मैंने चारकोल की एग्जीबिशंस ज़्यादा लगाई हैं, और उसके बाद फिर 2015 से मैंने एग्जीबिशंस फेदर पेंटिंग की ही की है, और मोर देन 50 ग्रुप एग्जीबिशंस मैं कर चुकी हूँ। 50, that's a big number. Exactly. So ये एग्जीबिशन सिर्फ जयपुर में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया मैंने करी है फेदर पेंटिंग की, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और एग्जीबिशंस लगाना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ऑडियंस के सामने आना है और अपने वर्क को लेकर आना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप वर्क अपने लिए भी कर रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए भी कर रहे हैं। और जब आपको मोटिवेशन मिलता है वो उन वर्ड से मिलता है जो ऑडियंस वहाँ पर आ रही है और जो आपको प्रोत्साहन दे रही है आपके वर्क को देख के, और वहाँ पर अगर आपका वर्क बाय भी किया जाता है तो वो इट्स अ चेरी ऑन केक। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आप एग्जीबिशन में एग्जिबिट तो करते ही हैं अपने काम को, ताकि लोग उसको पहचानें, समझें और सराहें, बट एट द सेम टाइम आप अपनी आर्ट को सेल भी करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मोनेटाइज करना चीज़ों को ज़रूरी है। बिकॉज आप कुछ पुराना वर्क अपना सेल करते हैं तो कुछ नया और क्रिएट करते हैं और आपका कलेक्शन बनता है। कोई ख़ास एक्सपीरियंस एग्जीबिशन से जुड़ा हुआ जो आप शेयर करना चाहें, या कोई ख़ास एग्जीबिशन जो आपके दिल के करीब हो जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ, मेरी एग्जीबिशन एक अहमदाबाद में हुई थी जो बहुत ही अच्छी रही थी, और 3 डेज़ की वो एग्जीबिशन थी, और एक ग्रुप एग्जीबिशन थी जहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट करा था। और वहाँ पर मैंने जब एग्जीबिशन ख़त्म होने वाली थी, सो लास्ट डे एंड मतलब लास्ट आवर, इट वाज द लास्ट आवर जब रैप अप भी होने वाला था, एंड देन एक आई बायर उन्होंने वर्क देखा एंड ही सेड कि ये मुझे चाहिए, ये चाहिए। एग्जैक्टली। सो एक कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं, बिकॉज वो रैप अप का टाइम था और फिर वो एक सडनली आपके पास एक बायर होता है और जो आपकी वर्क को इतना अप्रिशिएट कर रहा है। ट्रू। तो वो हमेशा याद रही, और वो एग्जीबिशन बहुत अच्छी भी थी, बिकॉज वहाँ पे जो लोग आ रहे थे वो आपके वर्क को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट भी ले रहे थे। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक आप वर्क लगा रहे हैं तो ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स है, कि क्या वो आपके वर्क में इंटरेस्ट ले रही है कि नहीं, बिकॉज तब आपको पता चलता है कि आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल। एग्जीबिशंस की बात कर रहे हैं तो अभी पिछले 1-2 साल से इनफैक्ट पूरा 2020 और फिर अब 2021 भी ऐसा टाइम निकला जिसमें हम कोरोना पैंडेमिक से गुजरे हैं, जिसमें लॉकडाउन्स रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रही, तो एग्जीबिशंस तो नहीं हो पाई होंगी। तो क्या आप कुछ ऑनलाइन गए या आपने कुछ ऑनलाइन मीडियम्स को या वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को कुछ अडॉप्ट किया? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी था वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करना इस समय में, बिकॉज आपके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो कुछ मॉनेटरी आपको सरवाइव करने के लिए चाहिए था, तो फिर वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गए उस टाइम पे। एंड मैंने एग्जीबिशंस भी करी इस टाइम पे, और जो एग्जीबिशंस करी वो इंटरनेशनली करी, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया। सो एक एग्जीबिशन थी जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट थे, मोरक्को से थे, टर्की से थे, रशिया से थे। सो वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट करा। सेकंड एक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट करा, एंड आई वन 3rd प्राइज इन दैट आल्सो। So you are not just national but internationally acclaimed artist जो हमारे पिंक सिटी जयपुर को बिलोंग करते हैं, तो we are so proud of you अदिति। अदिति, आपने अभी तक बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, आपके दिल के करीब कौन सी पेंटिंग है या कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो आप कहते हो कि ये मैं कभी सेल नहीं करना चाहूँगी, ये ऑक्शन नहीं करना चाहूँगी, ये मेरा फेवरेट है? मेरी सेकंड पेंटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैंने चारकोल में ही बनाई थी। ओके। उसको मैं कभी सेल नहीं करना चाहूँगी। तो उसके अंदर ऐसे है कि हमारे इमोशंस कई बार ज़्यादा जुड़ जाते हैं किसी चीज़ से, बिकॉज उसके पीछे भी एक स्टोरी है और जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। बिकॉज
वो पेंटिंग जब मैंने बनाई थी एज ए स्टूडेंट मैंने वो क्रिएट की थी, एंड देन फिर मुझे मौका मिला था कि मैं उसको एग्जिबिट करूं। जब मैंने एग्जिबिट करी उसको तो फिर एक सज्जन आए और वो पूछा इसके पीछे आपका थॉट क्या है। तो उन्होंने ऐसे पूछा क्या पेंट किया था उसमें? हाँ, उसमें पेंट ऐसा था कि एक थंडर स्टॉर्म है बैकग्राउंड में और एक ट्री है जो खड़ा हुआ है, जो झुका हुआ है और उसके ऊपर कोई भी पत्तियां नहीं है, सिर्फ उसकी ब्रांचेस ही दिख रही हैं आपको। सो ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा फाइन वर्क किया था और पूरा थंडर स्टॉर्म का सीन क्रिएट किया था। सो इट वाज लाइक दैट। तो उन्होंने ये पूछा कि आपने क्या सोच के इसको क्रिएट किया। तो हम स्टूडेंट होते हैं तो आपको एकदम से समझ में नहीं आता क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो हमें नहीं पता हम क्या देख के सीख रहे हैं या क्या सोच रहे हैं इसके पीछे। हाँ, तो कि हमारी क्या सोच है या क्या थॉट है जिसकी वजह से ये आउटकम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सडनली मेरे दिमाग में आया कि ये बूढ़ा पेड़ है जो इतने मतलब तूफानों के साथ खड़ा रहा, झुक गया बट लेकिन वो गिरा नहीं। तो इसी तरीके से हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारा सहारा आज भी हैं। हमें उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं छोड़कर आना चाहिए और अगर वो हमारे घर में हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग। अदिति, जैसा कि आपने बताया कि आप एक सेल्फ टॉट फेदर आर्टिस्ट हैं, इसके मायने हम ये मानते हैं कि किसी भी आर्ट स्कूल में ये कला नहीं सिखाई जा रही है अभी तक। तो आपके पास क्या लोग इसको सीखने के लिए आते हैं या आपको लगता है कि आगे जो भी स्टूडेंट्स इस आर्ट फॉर्म को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ कर रही हैं इसको बढ़ावा देने के लिए? जी हाँ, मैं वर्कशॉप्स अलग अलग जगह पे इसकी कंडक्ट करती हूँ और अभी मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिसके अंडर 1 मंथ का ये प्रोग्राम है जहाँ पर बिगिनर से लेके एडवांस तक आप ये आर्ट फॉर्म सीख सकते हैं। और बिकॉज ये मुझे अपने तक ही लिमिटेड नहीं रखनी है, बिल्कुल, तो और लोग भी सीख सकें और क्या क्या इसके अंदर कठिनाइयाँ आई हैं वो मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू उनको समझा सकूँ। आप ऐसे जैसा आपने बताया कि आप बहुत सारी वर्कशॉप्स करते हैं, तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल आई गॉट टू नो कि तुमने एक वर्कशॉप जेल के कैदियों के साथ भी की है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेंट्रल जेल में मैंने ये वर्कशॉप करी थी और मेरे साथ एक सीनियर आर्टिस्ट भी थे और मैं एज ए जूनियर आर्टिस्ट गई थी उनके साथ में और 7 डेज की वर्कशॉप थी जिसके अंदर 12 तुम्हें डर नहीं लगा? मेरे साथ एक परसेप्शन ऐसा होता है कि मतलब दे आर क्रिमिनल्स और मतलब कुछ इस तरह के परसेप्शन होते हैं लोगों के कि जेल मतलब हाँ राइट, नहीं ये सबके साथ ही होता है, थोड़ा डेयरिंग लगता है ये सब करना। मेरे साथ हमेशा एक कांस्टेबल रहते थे वहाँ पे और कुछ भी ऐसा हो बट लेकिन दे वर सो फ्रेंडली, आपको लगता नहीं है कि कोई क्राइम कर आए हैं बहुत बड़ा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो इस तरीके से रह रहे हैं। और जेल के अंदर जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है जहाँ तक मैंने देखा है, बिल्कुल फैमिली जैसा होता है और जहाँ तक मैंने देखा है। और वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं उनके लिए, उनको पढ़ाया भी जाता है, उनको आर्ट भी सिखाई जाती है, थिएटर भी कराया जाता है ताकि तो उन कितना अच्छा सीख पाए वो जब आप उनको सिखाए। तो उसके बाद उनकी एग्जीबिशन भी करी थी। ओके, तो मतलब उसकी मार्केटिंग भी हुई और उनके प्रोडक्ट सेल भी हुए। हाँ बिल्कुल, तो उनके अंदर चाह थी कि हमें सीखना है बिकॉज आपको ये क्राइम कर आए इट डजंट मीन कि वो कभी ठीक नहीं होंगे, आप उनको अच्छा भी बना सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं 7 दिन में उनको जितना सिखा सकूँ मैं सिखा। That's wonderful. That's such a beautiful thought. Aditi, you have a list of achievements. आपने बहुत कुछ अचीव किया है, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। You are a successful artist, definitely, and in a very unique art form. तो अपनी एक तो अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं और आपको लगता है कि आप ऑलरेडी अपनी सक्सेस अचीव कर लिए है या मंजिल अभी बाकी है? आर्ट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप जितना अचीव करें उतना ही कम है। अगर आपने मान लिया कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। किसी भी फील्ड में मान लीजिए, आपने सिर्फ आर्ट में ही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा एक्सेल करने की ज़रूरत है। चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, आपको सीखना ज़रूर चाहिए। ये नहीं है कि हम सब कुछ सीख चुके हैं। तो सीखना एक कांस्टेंट प्रोसेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। लर्निंग एंड इवॉल्विंग एंड एक्सेलिंग इन व्हाटएवर यू डू। एग्जैक्टली ट्रू। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है किसी को कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम
पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है आई गेस इन योर फील्ड। राइट, तो पेशेंस लूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। और अचीवमेंट्स, जब ललित कला अकेडमी की तरफ से मुझे अवार्ड मिला था 2013 में, और 2 बार इंटरनेशनली मेरी पेंटिंग भी सिलेक्ट हुई दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। दैट्स वंडरफुल। और 100 सक्सेसफुल विमेन अचीवर अवार्ड में भी मुझे एक अवार्ड आर्ट में मिला था। ग्रेट। सो लिस्ट छोटी हो या बड़ी हो, वो मायने नहीं रखती। आप काम कितना कर रहे हैं और काम कैसा कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यही आपका सक्सेस मंत्र है? हाँ, आप कह सकते हैं यही सक्सेस मंत्र भी है। बट पेशेंस एक ऐसी स्किल है जो आपको आर्ट के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है आर्ट फील्ड के अंदर। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा देखा है कि होप लूज़ कर देते हैं लोग कि हमारी पेंटिंग सेल नहीं हो रही है, हम दीवारों पे लगाने के लिए पेंटिंग थोड़ी बना रहे हैं। बहुत सारे परसेप्शंस हैं, सबके अलग अलग परसेप्शंस हैं। बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पेशेंस रखना है अगर आपको सक्सेस चाहिए। तो आपके आर्ट को रिकग्निशन मिले, देयर आर पीपल हु आर कनॉसियर ऑफ गुड आर्ट, सो आपके आर्ट फॉर्म को अगर रिकग्निशन अच्छा मिल रहा है तो आप सक्सेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट यू बिलीव। राइट। एंड इफ यू डू गुड वर्क तो सक्सेस अपने आप ही आ जाती है ना। और आपको ऑनेस्ट होना है। हाँ, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है आप वर्क के साथ। आप किसी भी फील्ड में हो, ऑनेस्टी इज द की स्ट्रेंथ दैट यू नीड टू हैव इन यू। बिकॉज पेशेंस आप बार बार उस पर हाईलाइट करते हैं, बिकॉज आर्टिस्टिक फॉर्म है तो बहुत पेंसटेकिंगली आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे इस काम को करना होता है। तो लॉट ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस इज रिक्वायर्ड इन दिस। हमारे ऑडियंस में बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे इस चैनल से आपको सुन रहे हैं। कोई टिप या बडिंग आर्टिस्ट को आप कुछ कहना चाहें जो इस फील्ड में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं? टिप यही है कि अच्छा काम करते रहें और अपना जो आर्ट बेस है वो स्ट्रॉन्ग करें। जंप नहीं करें किसी भी चीज़ पे कि हमने इस स्टेप को कट कर दिया और आगे बढ़ने के लिए हम शॉर्टकट ले रहे हैं। शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। There is no shortcut to anything. Exactly. सबसे लंबी वाली अगर आप दौड़ते हैं तभी आप सक्सेस पाते हैं। ट्रू। तो शॉर्टकट कभी नहीं लें, ऑनेस्ट रहें हमेशा। यही मैं टिप दूंगी बडिंग आर्टिस्ट को। और कांस्टेंट वर्क करते रहें, कभी रुके नहीं। जहाँ से आपको सीखने का मौका मिल रहा है वहाँ से सीखें। किसी भी आर्टिस्ट को आप कांटेक्ट करें, अगर जहाँ से भी आपको सीखना है। बहुत ज़रूरी है लोगों से बात करना, उनके वर्क के बारे में जानना, ऑब्ज़र्व करना। आर्टिस्ट के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटी से छोटी चीज़ को, छोटी से छोटी डिटेलिंग आपके आसपास, उसको ऑब्ज़र्व करें। कुछ भी स्किप नहीं करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके आसपास क्या हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना एक आर्ट के अंदर, क्योंकि वही कैनवस पे उतर के आता है। एग्जैक्टली। अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि ये अदिति हैं, ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, फेदर पेंटिंग करती हैं, जो अभी तक किसी भी आर्ट स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। तो मेरे ऑडियंस में अगर कोई इनसे कुछ सीखना चाहें तो मैं अदिति आपसे राधा बोलूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए कि कोई आपके जैसा इस फील्ड में अपना इफ़ दे वांट टू कार्व देयर नीश, आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है पंख_अदिति के नाम से, PAANKH_ADITI, पंख_अदिति। और अगर मुझे सेल नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 8696181319, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस आर्ट फॉर्म को सीख सकते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? अभी आपको क्या और करने, अभी मंजिल अभी बाकी है, उड़ान अभी आप भर रहे हैं, तो क्या इरादे हैं आगे? आगे अपना एक आर्ट स्टूडियो बनाने का प्लान है। और उस आर्ट स्टूडियो में वो सबके लिए ओपन रहेगा। जिस आर्टिस्ट को आके वहाँ पे काम करना है वो काम कर सकते हैं। बिकॉज आर्ट का माहौल सब जगह इजीली नहीं मिलता है। तो जिसको वहाँ पर आके काम करना है वो सबके लिए ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मैं रन करती हूँ वो भी वहाँ पे चालू रहेंगे। और इट विल बी ए आर्ट रेसिडेंसी ऑल्सो, कि कोई बाहर से आर्टिस्ट आ रहा है तो अगर उसको स्पेस नहीं मिल रही रुकने की या काम करने की, वो वहाँ पर आके रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं।
चाहे वो नेशनल आर्टिस्ट हो या इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है आपका, और हमारी सारी गुड विशेस, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपके सारे फ्यूचर इनिशिएटिव्स में। आप जो भी करें ज़िंदगी में उसमें आप कामयाबी हासिल करें। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अदिति। मतलब बहुत ही आप दिल से जब बोलते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट से जब आप बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत ही कोमल हृदय का होता है, और जब भी वो बात करते हैं उसमें भी उसकी क्रिएटिविटी एग्जिबिट होती है। तो दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं अपनी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि इसी तरह शहर की जानी मानी हस्तियों को हम आपसे मिलवाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ जोशीला वतन के इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।